दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार गिरावट का दौर जारी है और इस गिरावट के पीछे दो बड़ी वजह बनी। एक तो आप देख सकते हो कि इस बार यस बैंक ने अपने रिजल्ट के अंदर देखे तो प्रोविजन काफी बढ़ा रखा और इस वजह से प्रॉफिट में गिरावट हो गई और उससे लोगों को काफी मायूसी हुई। और उसके बाद एक जो बड़ा झटका लगा वो 81 बॉन्ड्स का मामला, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने 81 बॉन्ड्स को फिर से बहाल कर दिया और इससे देखे तो माहौल पूरी तरह से बिगड़ा और जो गिरावट नहीं होनी थी उससे ज्यादा गिरावट शुरू हो गई और जो प्राइस हमें नहीं देखने को मिलने वाली थी वो भी देखने को मिली, यानी स्टॉक फिर से 16 के पास आ चुका है। तो क्या एक तरह से हमारे गोल्डन पीरियड है? क्या ये हमारे लिए इस समय मौका है कि इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? क्योंकि आप देखें तो अगर सिचुएशन बराबर होती तो ये 16 तक नहीं आता, लेकिन इस समय आ चुका है। तो गिरावट और होने वाली है या फिर यहाँ से फिर तेजी की संभावना बनेगी और क्या इस लेवल पे हमें खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि यस बैंक को जो लोग अच्छे से समझते हैं उनको पता है कि यस बैंक आने वाले समय में डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त अच्छा रिटर्न दे सकता है और इसके पीछे वजह यह है कि अंदर से यस बैंक मजबूत हो चुके। तो आगे हमें क्या करना चाहिए? तो कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे किसी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है, यानी इस गिरावट का फायदा उठाया गया है। तो आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो आपको समझ में आएगी कि काफी बड़े म्यूचुअल फंड है जो इस समय इन्वेस्टमेंट करें और एफआई की तो वैसे पहली पसंद बना हुआ है, वो तो लगातार 4 क्वार्टर से अपनी होल्डिंग बढ़ा ही रहे। तो क्या करना चाहिए हमें, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस बैंक की बात करें तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने लोगों को कई बार काफी ज्यादा खुशी भी दी और काफी ज्यादा तकलीफ भी दी। आप समझ सकते हो कि जब स्टॉक दौड़ने लगता है तो लोगों को लगता है कि सीधा 30 हो जाएगा, उस समय उनको लगता है कि ये रुकेगा ही नहीं। और आपको पता होगा जब स्टॉक तीसरी बार जब दौड़ने लगा था उस समय भी मैंने आपको कहा था कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, लेकिन काफी लोग कह रहे थे कि अब तो ये 30 पे जाके रुकेगा। हुआ वैसा नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक तरफा कभी भी किसी में तेजी बनती थी और ये बात मैंने आपको लगातार बोली है और ये बात बिल्कुल सच साबित होती है। जब फर्स्ट बार स्टॉक दौड़ने लगा था, जब आप ये समझ ही रहे होंगे कि स्टॉक 13 से 20.85 तक गया था, उस समय भी मैंने 19 के ऊपर जाते ही प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी, लोगों ने नहीं मानी थी। लेकिन आप देख सकते हो स्टॉक काफी नीचे आए और इस बार भी ऐसे ही हुआ। तो ये आपको समझ, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो प्रॉफिट बुकिंग तो करनी ही चाहिए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको तो बिना इसमें टेंशन लिए बैठे रहना है। ये वाकई में एक लंबी रेस का घोड़ा है। अगर आज के बाजार की बात करें तो आज हमने काफी बड़ी गिरावट देखी है। बीएसई सेंसेक्स 61,000 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, 316 पॉइंट की गिरावट है, 0.52% गिरा बीएसई सेंसेक्स और ओवरऑल पूरे बाजार में गिरावट थी और एक जैसी ही गिरावट थी। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो वहां पर भी 0.51% की गिरावट थी। निफ्टी मिड कैप 50 की बात करें तो वहां पे थोड़ी बड़ी गिरावट थी, यानी 1.04% की गिरावट थी। और निफ्टी यहाँ पे अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो 0.78% के आसपास की गिरावट थी, यानी लगभग आधा % से 1% के आसपास सब में गिरावट थी। और यहाँ पे अगर सेक्टर वाइज देखें तो जो सबसे बड़ी गिरावट थी वो निफ्टी पीएसयू बैंक में थी, यानी लगभग 1.55% की बैंक, यानी बैंकों में आज पिटाई हुई है। और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की बैंक में भी 1.31% की गिरावट थी। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि आज के लूजर बने बैंकिंग सेक्टर और इसका इफेक्ट हमें देखने को मिला यस बैंक में भी। वैसे रियलिटी भी 1.78% टूटा है और इसके अलावा आईटी इंडेक्स में भी गिरावट थी करीब 1.21% की और फार्मा में भी 1.18% की गिरावट थी और मेटल में आप देखें तो 0.91% की गिरावट थी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आज बाजार के जो लूजर बने वो बैंकिंग सेक्टर है। इसके अलावा देखें तो आपको यहाँ पे गिरावट फार्मा और रियल्टी में दिखाई देगी और इसी वजह से माहौल बिगड़ा। यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 16.25 पर हुई और कल की क्लोजिंग के आसपास शुरुआत हुई, लो बना 16 का, हाई है 16.35 का, यानी आप देख सकते हो कि दबाव देखने को मिला। 16.10 पर क्लोजिंग है, 0.92% की गिरावट के साथ में, यानी लगभग आधा % की गिरावट हुई। और आज बैंकिंग शेयरों में आपने देखा ये दबाव काफी ज्यादा था। वॉल्यूम में इसमें देख सकते हो कुछ कमी आ रही है। पिछले एक महीने पर इसका 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिले उठाई गई थी। कल 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 7 करोड़ का वॉल्यूम है। तो देख सकते हो वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। इसके बीच में अगर आप देखें तो एक फंड हाउस ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है। तो यहाँ पे वो म्यूचुअल फंड है एडलवाइज म्यूचुअल फंड, जिसने जनवरी महीने में काफी ज्यादा शेयर खरीदे हैं यस बैंक के, यानी इस गिरावट का फायदा उठाया गया है। तो यहाँ पे देखिए तो एडलवाइज म्यूचुअल फंड के जो दिसंबर तक जो शेयर थे वो करीब 4,65,671 शेयर थे, जो जनवरी में आप देख सकते हो 4,84,135 शेयर हो गए। तो एडलवाइज शेयर यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी खरीदारी की है और ये इशारा है कि इस लेवल पे गिरावट का मौका का फायदा उठा के म्यूचुअल फंड अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इस समय आपको 16 के आसपास खरीदारी की सलाह दे रहे हैं
उनका कहना है कि 16 के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए और आने वाले समय इसके टारगेट आपको 24 से 26 के देखने को मिलेंगे। तो एक तरह से ये जो पीरियड है ये खरीदारी का पीरियड है। लॉक इन पीरियड के हिसाब से देखें तो IDFC फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक लॉक इन पीरियड खुलने वाला है। ऐसे में जो शेयर के प्राइस है वो 14 के आसपास आ सकते हैं, ये संभावना है। तो 16 तक तो आ चुके, यानी अगर गिरावट ज़्यादा होगी तो 2 रुपये की और हो सकती है, 14 तक स्टॉक जा सकता है, उससे नीचे जाने की संभावना नहीं है। लेकिन ये 14 से 16 के बीच स्टॉक यहाँ से जब दौड़ेगा तो 24 से 26 तक जा सकता है, यानी बिल्कुल ये खरीदारी का मौका है। आने वाले समय आपको 26 यानी लगभग 10 रुपये का आप मूवमेंट देखने को मिल सकता है कम समय में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यस बैंक की तरफ से एक बड़ी अपडेट और है, जैसे कि आपको पता होगा GLN के ऊपर NCLT के तहत बैंकरप्सी कार्रवाई करने की कोशिश शुरू की थी यस बैंक ने पिछले साल। अब यहाँ पे NCLT ने इस याचिका को मान लिया है, यानी GLN के ऊपर अब यहाँ पे NCLT के तहत कार्रवाई होगी। उसको बैंकरप्सी के तहत जो पैसे बाकी है यस बैंक के, जो डिफॉल्ट कर चुका है करीब 468.99 करोड़ रुपीज़, और इसमें अगर आप देखें तो 410.67 करोड़ रुपीज़ का जो है रकम है और 58.32 करोड़ रुपीज़ का ऊपर का जो ब्याज है जो डिफॉल्ट कर दिया है। तो ये जो रकम है ये 2 अगस्त 2021 को डिफॉल्ट हुई थी। अब यहाँ पे इसके ऊपर दिवालिया प्रक्रिया चलेगी और इसके माध्यम से बैंकरप्सी तक कार्रवाई करके उसके पैसे वसूल करने की कोशिश करेगी यस बैंक। और इससे पहले भी अगर जी ग्रुप की काफ़ी कंपनियों के ऊपर दिवालिया प्रक्रिया की जो तलवार लटक रही है, ऑलरेडी अगर डिश टीवी की बात करें तो उस पर यस बैंक ने अपनी तरफ से पूरा कब्जा करने की कोशिश भी की और वो मामला भी देखें तो भी फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यस बैंक अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रही है, लेकिन यस बैंक को जो सबसे बड़ा डेंट लगा वो है AT1 बॉन्ड्स का मामला। यहाँ पे देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अब चला गया है और सुप्रीम कोर्ट पे कहा गया है यस बैंक की तरफ से कि हमने ये जो राइट डाउन किए AT1 बॉन्ड्स, ये जो RBI की तरफ से जो हमें अधिकार मिले उस अधिकार का इस्तेमाल हमने करके ही राइट डाउन किए, क्योंकि ये जो AT1 बॉन्ड्स जो बनाए गए थे उसका जो आप नेचर देखें तो उसमें यस बैंक को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसकी रकम 0 होगी, ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन था और उसी के तहत इनको राइट डाउन किया गया। और इसीलिए यस बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में अब ये अपील की है कि ये जो AT1 बॉन्ड्स को बहाल किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से, उस आदेश को खारिज किया जाए और ये रकम हम नहीं चुकाएंगे, इसके लिए हम बाध्य भी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अब ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छी होल्डिंग बढ़ा दी है। पहले हमने एडवर्टाइज को डिस्कस किया, अब आप देख सकते हो दूसरे और म्यूचुअल फंड है, जैसे कि NJ बैलेंस एडवांटेज फंड ने भी यहाँ पे 46.46 करोड़ की होल्डिंग लेके 1.10% की होल्डिंग ली हुई है। इसके अलावा एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड ने 17.25 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.21% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ने भी 7.97 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.26% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने 7.27 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.25% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने यहाँ पे करीब 6.81 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.26% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने 2.49 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.62% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा IIFL क्वांट फंड ने 2.37 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 3.46% की होल्डिंग ली है। SBI मल्टी एसेट एलोकेशन ने 1.61 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.27% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने 1.59 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 1.25% की होल्डिंग ली है। टाटा निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.91 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 3.05% की होल्डिंग ली है। तो ये आप देख ही सकते हो कि काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी की है और अब जब स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है इस मौके का आपको फायदा उठाना चाहिए और यहाँ पे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपकी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।